मस्जिद या उसके आसपास जो दुकान है वो भी, यानी सब, क्योंकि देखिए मस्जिद तो आपकी बात अल्लाह मैं का घर है, लेकिन माल तो दुकानों में है। यानी लोग जब ट्रस्टी बन गया तो इमाम की सैलरी मुश्किल से 4-5 हजार रुपए थी। बिल्कुल। आज वो इमाम को पर मंथ 44,000 पर मंथ मिल रहा है। अच्छा, बिस्कुट खिलाने की बात चल रही थी, खाना नहीं। 200 रुपए में बिस्कुट नहीं मिलता क्योंकि पूरा 30 दिन खिलाना है। हाँ। और सीईओ वक्फ बोर्ड में जो आता है तो उसकी सैलरी वक्फ बोर्ड जो आमदनी करती है उसमें से देना वो लेना पड़ती है। जी जी जी। तो ये भी सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जब यहाँ काम करने के आता है पैसा भी यहीं से लेके जाता है। तो मतलब में क्या होता है कि ये थोड़ी गवर्नमेंट से हम थोड़ा दिल बड़ा रखने वाली बात करते नहीं हैं, नहीं, ट्रांसपेरेंसी। आपको लगता है कि यहाँ पे सौतेले लड़के जैसा वक्फ बोर्ड के साथ व्यवहार किया जा रहा यानी है? सोच सकते तक मुझे मालूम है कि जब से गुजरात में वक्फ बोर्ड बना है, सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। मैं देश का वफादार या कौम का वफादार वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पार्टी के वफादार। आप राजनीतिक आदमी रही है, लेकिन जैसे वक्फ बोर्ड की बात आती है पूरी राजनीति इसमें नजर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट बताती है कि 2 मुसलमान सिर्फ अंदर अंदर वक्फ के लिए लड़ते हैं और मैंने फक्त आक्षेपों करेला था। गुजराती में 3 ट्रस्टी जो नए आएंगे उनको 6 ट्रस्टी पुराने वो सिस्टम समझाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। पूरे गुजरात की सबसे बड़ी ट्रस्ट यानी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। मामला ये है कि एक सर्कुलर जारी हुआ है गुजरात वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसको लेकर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस सर्कुलर के पीछे की असल वजह क्या है, सर्कुलर जारी क्यों हुआ है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए रिजवान साहब है। इससे पहले रिजवान साहब से जब मैं मिलता था तो बड़े फक्र के साथ ये कहता था कि सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अध्यक्ष, लेकिन एक सर्कुलर की वजह से ये पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान कादरी है। मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ और मतलब मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी अभी तक मेरी खिदमत दे रहा था। आपने जिस तरह से भी बताया कि लोगों को बिगड़ में कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इसलिए है कि हम वक्फ बोर्ड, गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का डिफरेंस ही लोगों को पता नहीं होता। तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्योंकि जनरली कितनी बार ऐसा होता था कि लोग हमारे पास आके वक्फ बोर्ड के अपने जो तकलीफें थी वो आके लेके आके बैठते थे, उनको समझाते थे कि भाई ये हमारे दायरे में नहीं आता, ये दायरे में गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के दायरे में आता है। इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं उसको थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। इलाबोरेट करने में ये बोलता हूँ कि उसके अंदर मतलब में 2-3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में उनने हमारे एक अपने तपास कमेटी, जांच कमेटी बिठाई थी और जांच कमेटी जो बिठाई थी, जांच कमेटी ने उसका रिपोर्ट उनको सबमिट किया। वो रिपोर्ट के तहत ये पाया गया कि जिसने लोगों ने हमारे पे इल्ज़ामात लगाए थे, मैं इतना कहूँगा कि वो इल्ज़ामात आज के नहीं थे, तकरीबन 10-15 अपने 5-10 साल से मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे थे। उनने फ़क्त ने फ़क्त उनने ये इस्तेमाल किया है, उनने कोई भी जात का डॉक्यूमेंट एविडेंस अपने प्रोड्यूस नहीं करा हुआ है। फ़क्त ने फ़क्त आक्षेपों करेला था, गुजराती में जिस तरह से कहे कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाए थे। इल्ज़ाम को वो लोग मतलब में सच नहीं बना सके और इल्ज़ाम को कुछ कह नहीं सके। तो वो मतलब में एक बात ये आई हुई है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को मतलब में तपास कमेटी में ये देखा गया कि उसको बस में कोई जात का गैरवहीवट नहीं हुआ है, कोई जात की गोठे गफला अपने नहीं हुआ है। और उसके अलावा उनने जो स्कीम बदलने की भी उनकी एक रिक्वेस्ट की थी, वो भी उन्हें पाया गया कि स्कीम बदलने की वाली बात में भी कुछ सच्चाई नहीं है, वो स्कीम भी बदलनी नहीं चाहिए। तो एक ये मतलब में फर्स्ट है अपने जो उनने मतलब में पहला जो मतलब ऑर्डर किया हुआ है, पहले ऑर्डर में ये वाली बात है। सेकंड ऑर्डर जो उनने किया हुआ, सेकंड ऑर्डर के अंदर मतलब में ये लिखा हुआ है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के जो ट्रस्टी थे वो मतलब में आपसे ट्रस्टी नहीं रहेंगे। ऑलरेडी उनकी अपने खिदमत का मतलब में वक्त पूरा हो चुका हैगा। और उनने ये भी कहा हुआ है कि जितने भी पुराने ट्रस्टी थे वो ट्रस्टी, क्योंकि हम लोग ने मतलब उस वक्त पे मतलब में हम लोग ने इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो की थी। इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करने के बाद कितने ट्रस्टी को सिलेक्ट किए थे, और कि उसमें से अपने 5 ट्रस्टी सिलेक्ट किए थे, उसमें से 1-2 ट्रस्टी को मतलब में कोई ने को वक्त नहीं मिला था, कोई आउट ऑफ कंट्री मूव हो गए थे तो उनने मतलब में मना किया था। तो फिर 3 ट्रस्टी रहे थे, उनके डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फेरफार रिपोर्ट जो बोलते हैंगे वो ऑलरेडी हमने सबमिट किए हुए थे। वो फेरफार रिपोर्ट के तहत मतलब में उनने वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको मतलब हम लोग ने जो पुराने ट्रस्टी सिलेक्ट किए थे उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से ये होगा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में फिलहाल कोई भी ट्रस्टी नहीं होगा और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अभी हमारे फिलहाल अपने खिदमत दे रहे हैं मालवत साहब, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खिदमत दे रहे हैं। उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया हुआ है डे टू डे एक्टिविटी मैनेज करने के लिए। रिजवान साहब, एक सवाल ये है कि जैसे आरोप लगाए गए, वो आरोप साबित नहीं कर पाए। वक्फ बोर्ड ने जो अपना एक सर्कुलर जारी किया है उसमें लिखा है बाकायदा कि आपके जो आरोप थे वो आरोप साबित नहीं हुए। उसके बाद भी एक्शन कमेटी पर लिया गया। इन दोनों के बीच में काफी अंतर दिख रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? डेफिनेटली मतलब मैं ब्लैक और वाइट
आप जो बता रहे हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट दिख रहा है। एक तरफ आपको मतलब मैं कह रहे हैं कि भाई आप काम अच्छा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई आपको मतलब में खिदमत आपकी पूरी हो रही है। डेफिनेटली कितनी बातों में मतलब में ये नजर आता हैगा। टेक्निकली काफी लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ किसी को खुश कर रहा है, एक तरफ किसी को खुश कर रहा कराया जा रहा है। टेक्निकल साइड से देखा जाए तो मतलब में इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियां दिख भी रही है। जैसे हमारी नज़र में देखा जाए कि भाई हम लोग के चलो आपने टेक्निकल साइड से डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है। जो हमारा आइन है बंधारण का इंटरप्रिटेशन वक्फ बोर्ड ने एक डिफरेंट तरीके से किया है। उसमें अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अहमदाबाद अपने रिजवान कादरी और मतलब में प्रोफेसर बड़ा साहब भाई ट्रस्टी नहीं रहते। वो इनडायरेक्टली हम एक्सेप्ट करने के लिए एग्री है। मगर हम लोग ने जो ट्रस्टी को सिलेक्ट करके दिया हुआ है, जो वक्फ बोर्ड की जवाबदारी थी उनको अप्रूवल देना और उनके आने बाद उनको पूरा टाइम और टेन्योर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली गलती तो हुई है। मगर उसके बावजूद मतलब मैं इसको हम लोग बहुत मतलब इश्यू बनाना नहीं चाहते कि अभी का जो माहौल है वो माहौल के अंदर मतलब में क्या हो रहा है कि मतलब में ये गवर्नमेंट बताती है कि दो मुसलमान सिर्फ अंदर अंदर वक्फ के लिए लड़ते हैं और लड़के मतलब में कौम कहते हैं, उसके मतलब वक्फ की लोगों की नजर वक्फ के ऊपर नजर नहीं रहती, लोगों की नजर लोगों की छोटी मोटी लड़ाइयों पे हो जाती है। तो इस तरह से ये दो मामले में हम लोग इस पे गौर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बातों को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। उस पर अभी हम लोग गौर करके सोचेंगे क्या करना चाहिए। नहीं, क्या लीगल एक्शन हो सकता है? क्योंकि अगर सवाल ये है कि आपकी भी वो प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी भी नहीं है, लेकिन उस पे पूरे कौम का, पूरे मुस्लिम समुदाय का हक है। क्या आपको लगता है कि जिन चीज़ों को आपने बनाया था, आप ठीक है अलग हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में जाना चाहिए जो उसको इम्प्रूव कर सके, उसको बढ़ा सके, उसका विकास कर सके। लेकिन आज के वक्त में बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि वक्फ बोर्ड अगर इसमें आती है और कई कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त कर देती है जो इस विरासत को ही डैमेज कर दें, नुकसान कर दें, तो सवाल तो ये पूरे कौम की तरफ से उठ रहा है कि भाई क्या वक्फ बोर्ड ये जिम्मेदारी लेगी कि ऐसे लोगों के कंधों पर ये जिम्मेदारी दी जाए जो इसे बखूबी निभाए और जहां ये पहुंची है उससे आगे ले जा सके। डेफिनेटली यानी हर एक इंसान की ये फिक्र होती है, जैसे बाप की फिक्र होती है कि मेरा बेटा मेरे बिजनेस को आगे ले जाए। इसी तरह से हर ट्रस्ट की मतलब होती है और ट्रस्ट मतलब में किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है। जो ट्रस्टी है वो जिम्मेदार है, मतलब में एक मतलब ट्रस्टी है मतलब मैं उनके हमारी सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक लोगों के दिल में ये जज्बा होता है कि ये आने वाले वक्त पे हम लोग ने इतना मेहनत किया, एक साथ में इसको एक सिस्टम में लाए और अच्छी तरह से काम कर जिससे कौम का फायदा हो सकता है। तो हर एक को फिक्र होती है और यही फिक्र हमारे आइन के अंदर जो बनी हुई है अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के आइन में, उसके आइन में ऐसा बना हुआ है कि 9 ट्रस्टी होंगे। 9 ट्रस्टी में से हर अपने 3 ट्रस्टी मतलब में हर 6 साल पे जाएंगे। जिससे क्या होगा कि 3 ट्रस्टी नए आएंगे, 6 ट्रस्टी पुराने रहेंगे। 3 ट्रस्टी जो नए आएंगे उनको 6 ट्रस्टी पुराने वो सिस्टम समझाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। ये हमारे आइन में बंधारण में बहुत सिस्टमेटिक किया हुआ है। आपकी बात सही है कि ये दौर में ऐसा हो गया हुआ कि 0 ट्रस्टी बना दिए हुए। अब 0 ट्रस्टी क्यों बने हुए वो भी हम इनडायरेक्टली वक्फ बोर्ड को ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोगों ने कितने वक्त से आप लोगों को कहा था कि ट्रस्टी अप्रूवल करके दीजिए, आप ट्रस्टी अप्रूवल करके नहीं दे रहे हो। वो बातों को आज समझो एग्जाम्पल क्या 2015 से लेकर 2024 की बात है, ये 9 साल तक की बात है। ऐसी बात नहीं कि आज की बात है। तो वो कहीं उंगली उन्हीं पे उठ रही है कि मतलब 9 साल तक आप डिसीजन नहीं ले रहे हो और डिसीजन नहीं लेने के बाद ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसमें मतलब में कुछ ना कुछ उंगली उठने वाली बात हो रही है। तो गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के सोचने की जरूरत थी, सिस्टम में समझने की जरूरत थी कि ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं करना चाहिए जिससे मतलब में समाज पे उन पे उंगली उठने वाली बात हो। एक अब सेकंड बात आती है कि उनने किसी ट्रस्टी को कितने लोगों को मतलब में किसी के मेंबरान बनाए और मेंबरान के आगे सिस्टमेटिक उनको इलेक्शन अपने जो सिस्टम प्रोसीजर करने वक्फ के बंदा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के बंधारण के हिसाब से, आइन के हिसाब से वो उनके फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करके नई ट्रस्टी अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो इनकी जिम्मेदारी है, डेफिनेटली वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं वेस्टेज इंटरेस्ट होगा तो मतलब मैं कौम उनके ऊपर उंगली उठाएगी जरूर। आप राजनीतिक आदमी रही है, लेकिन जैसे वक्फ बोर्ड की बात आती है पूरी राजनीति इसमें नजर आती है। क्योंकि अगर मैं या आप पिछले 10-15 सालों की बात देखें तो सैयद साहब, उसके बाद सज्जाद हीरा, मोहसिन लोखंडवाला, ये तमाम लोग बीजेपी से जुड़े हैं और अध्यक्ष बन गए। इनके कार्यकाल में कई घपले घोटाले हुए, कुछ लोगों को सरकार ने निकाला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें कहाँ ट्रांसपेरेंटी है? ये तो पूरा वक्फ बोर्ड सरकार अपने अंडर में रख रही है और अपने तरीके से चला रही है, तो कैसे इनसे उम्मीद करें कि ये मुस्लिमों के साथ वफादारी अदा करेंगे? देखो आपकी बात सही है। जनरली अपने इंडिया की सिस्टम बन चुकी है। इंडिया की सिस्टम में क्या बन चुकी है कि उनके पार्टी के जो वर्कर होते हैं या पार्टी के उनके लिए वफादार, मैं देश का वफादार या कौम का वफादार वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पार्टी के वफादार,
उनको खुश करने के लिए ये सब बोर्डों में उनके आदमी को बिठाए जाते हैं। गुजरात स्टेट में मतलब मैं पिछले 25 साल से गुजरात अपने बीजेपी की गवर्नमेंट रही हुई है, तो गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में उनके उनके सच सोच वाले आदमी को जनरली बिठाते रहे, मगर सोचने वाली बातें वक्फ बोर्ड के अंदर एज पर अपने उसके जो अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मुसलमान को बिठाना जरूरी था, मुसलमानों को बिठाए। जो कुछ भी करा वो उसने मुसलमानों ने किया हुआ है, और मुसलमानों ने मतलब मैं अच्छा भी किया है बुरा भी किया हुआ है, उंगली भी उन पे उठ रही है। वो है कि सिर्फ मैं तो इतना ही कहूंगा, वो लोगों के वो सोचना है कि मतलब मैं हर मुसलमान आखिरत में बिलीव करता है। आखिरत का मतलब ये हैगा कि मरने के बाद हमारे अल्लाह ताला को जवाब देना है। यानी हम दुनियावी जिंदगी को भी मानते हैं और आखिरत की जिंदगी को भी मानते हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं उसको उनके अल्लाह ताला को जवाब देना ही पड़ेगा, और उनके अपने जमीर को जाकर बात सोचना पड़ेगा कि उनके वफादार किसको रहना है। उनके वफादार उनकी पार्टी को रहना है, उनके वफादार इंडियन कॉन्स्टिट्यूट को रहना है, कि उनके वफादार अल्लाह ताला को रहना है। अल्लाह ताला को वफादार रह के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वफादार रह के दोनों चीज कर सकते हैं। जब मगर पार्टी को वफादारी करने की बात आती है तो जब मतलब में उनका दायरा सोचने का छोटा हो जाता है, और वो छोटे दायरे के हिसाब से गलतियां होती है। इसलिए मैं हर एक बंदे को वही कहता हूं कि जब आप सोशल कॉज में लगते हो या अच्छी सच्चाई की बात रातों में लगते हो, तो पार्टी के दायरे से बाहर निकलने की जरूरत है। इसलिए काफी मैं पॉलिटिशियन से आप बोलता हूं कि भाई आपकी सोच, आपकी वफादारी पार्टी को पहले होती है, फिर देश को होती है, और फिर मतलब में दुनिया को होती है, यानी इंसानियत को होती है, अल्लाह ताला को होती है। जब सच्चा इंसान वो होता है वो पार्टी को वफादार नहीं रहता, सबसे पहले देश और अल्लाह की, यानी अल्लाह ताला और देश को मैं अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम के अंदर मतलब मैं देश की वफादारी वन ऑफ द पार्ट है, और बिल्कुल। इस्लाम इंसानियत का मजहब है। इस्लाम में मतलब ऐसा नहीं है कि अपने कुछ अलग इंसानियत से अलग हो सकता है। अभी वफ की बात कर रहे हैं तो वफ इस सोशल कॉज की बात है, और सोशल कॉज के अंदर मतलब में इंसानियत की बात है। तो इस्लाम की इंसानियत और इंडिया के कंस्टिट्यूट की इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ पार्टी की इंसानियत में फर्क आता है कि पार्टी की इंसानियत जब बात आती है तो पार्टी की इंसानियत एक चश्मा लगा के देखती है, जो एक फिल्टर लगा के देखती है, तो उनके वो इंसानियत का दायरा छोटा हो जाता है, सोचने का दायरा छोटा हो जाता है। इसलिए मैं हर एक इंसान को, बंदे को वही बोलूंगा कि आपके दायरे को छोटा मत कीजिए, आपके दायरे को काफी बड़ा रखिए, और कौम को स्पेक्ट्रम बड़ा रखोगे तो लोगों की खिदमत कर पाओगे। बीते दिनों गुजरात सरकार ने कुछ दरगाह और मंदिर और मस्जिद इन तमाम को नोटिस जारी किया था कि अगर ये अपने दस्तावेज जो है, कागजी दस्तावेज है, वो अगर जमा नहीं करेंगी तो इस पे कॉरपोरेशन का या सरकार का बुलडोजर चल जाएगा। इसमें से कई मस्जिद और दरगाह जो है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि अगर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड इसको लेके सरकार में कुछ शिकायत या अपना वादा अर्जी, जिसे गुजराती में कहते हैं, वो नहीं दे रही है। ऐसे में रिजवान भाई, क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है? क्योंकि ये देखा गया है कि सरकार से जो पैसा वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए वो नहीं मिला अभी तक। जहां तक मुझे मालूम है कि जब से गुजरात में वक्फ बोर्ड बना है, सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी है कि वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करना, काफी वक्त से, काफी लंबे वक्त से मुस्लिम संस्थाओं की मांग है, लेकिन वो सर्वे भी नहीं किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है या सिर्फ जो लोग काम कर रहे हैं उनको परेशान कर रही है? देखो, आपके क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा कि वक्फ बोर्ड के अपने जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रॉपर सर्वे करना चाहिए। ये 1954 में जो लॉ आया था, उसके बाद भी जो लॉ आया था, हर लॉ के अंदर कहा था कि भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार यानी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है वक्फ प्रॉपर्टी का प्रॉपर सर्वे किया जाए। क्यों? क्योंकि आज मेरे को पता होगा कि मेरे जेब में क्या है या मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरे पास क्या है, तो पता चलेगा, उस पर मैं फोकस कर सकूंगा, काम पे, अपने काम पे दायरे में काम सकूंगा। अनफॉर्चुनेटली इस पे मैं 54 बोल रहा हूं आज, मतलब मैं 2014 के अब 2024 के 70 साल के बाद भी सर्वे नहीं हुआ। 2013 के अंदर वक्फ का अमेंडमेंट आया, जब फिर से उसको रिपीट किया गया, उसको कहा गया कि उसको सिस्टम से काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 स्टेट को छोड़ के, यानी 1-2 स्टेट में अच्छा काम हुआ है, बाकी मतलब में कोई भी स्टेट में अच्छा काम नहीं हुआ है। यानी गुजरात अल्हम्दुलिल्लाह, तो गुजरात उसमें है, गुजरात में भी अच्छा काम नहीं हुआ है। तो ये गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसका प्रॉपरली सर्वे करना चाहिए। सर्वे करेंगे तो उनको पता होगी वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, उसको कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उस पर क्या फोकस किया जाए, तो काम पे अपने फोकस किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि गुजरात गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड को कोई पैसा नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल ये सच बात है। यानी ये एक मतलब में सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट मतलब में एक बॉडी बना रही है वक्फ प्रॉपर्टी पे मुआयना करने के लिए। डेफिनेटली वो होना चाहिए, क्योंकि गलत काम होता है तो कोई मतलब में अपेरल अथॉरिटी होना चाहिए जो मतलब में उस पर ध्यान दे, वो अच्छी बात है।
मगर उसके लिए भी कुछ ना कुछ खर्चे अखराजात लगते हैं। वो अखराजात के लिए पैसा गवर्नमेंट के देते हैं तो बेहतर है, और देना ही चाहिए। थियोरेटिकली तो यही है। इवन इसकी आपको सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा कि वक्फ बोर्ड का सीईओ गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर जब तक गवर्नमेंट में मतलब दूसरे पोस्ट पे होता है, जब तक उसका सैलरी मतलब में वहां से होता है। सीईओ वक्फ बोर्ड में जो आता है तो उसकी सैलरी वक्फ बोर्ड जो आमदनी करती है उसमें से देना वो लेना पड़ती है। जी जी जी। तो ये भी सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जब यहाँ काम करने के आता है पैसा भी यहीं से लेके जाता है। तो मतलब में क्या होता है कि ये थोड़ी गवर्नमेंट से हम थोड़ा दिल बड़ा रखने वाली बात करते नहीं हैं कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी। आपको लगता है कि यहाँ पे सौतेले लड़के जैसा वक्फ बोर्ड के साथ व्यवहार किया जा यानी रहा है? सोच सकते हैं आप जो चाहे वो, मतलब मैं उसको सोच सकते हैं, मैं उसको अच्छे वर्ड्स में बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो उसको थोड़ा अगर बात दोनों की एक ही है, मकसद एक ही है कहने का मतलब मैं, समझने वाले बिल्कुल समझ सकते हैं। मैं वही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को हम लोग कितना बड़ा दिल बड़ा रख के, आप जो सही मानों में सही एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हो, सही मानों में चलते हो, उसको सही में ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए। अभी वक्फ बोर्ड कैसे मैनेज होता है, जो जितने भी वक्फ इदारे हैं उनको पास से 7% फीस ली जाती है। जैसा मतलब में उनका जो काम होता है उसको 70% एक जात का टैक्स बोलो, एक जात का कमीशन बोलो, एक बार फीस बोलो, जो भी बोलो वो बोल सकते हैं, वो लिया जाता है। वही वो चैरिटी कमीशन में भी ये लॉ है, चैरिटी लॉ है पर उसमें 2% है या 7% है, इतना फर्क है। यानी वक्फ इदारों के पास से 7% पैसा लिया जाता है और उसी में से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। वो अच्छी बात नहीं है, और मतलब मैं गवर्नमेंट को, और उससे क्या, उससे काम भी नहीं हो सकता पूरा। जो आप लार्जर पिक्चर में सोचे, अच्छा काम करना चाहते हैं तो फंड भी ज्यादा चाहिएगा, काम भी ज्यादा चाहिएगा, आदमी भी ज्यादा चाहिएगा। आप एक सोच ले कितने सालों से गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड की ऑफिस कितनी छोटी सी है, जगह भी छोटी, तब तकलीफ पड़ती है उसके लिए, कोई बैठने की जगह नहीं है, लोगों के बाहर रोड पे रुकना पड़ता है, पानी की मतलब में पीने के पानी की भी फैसिलिटी जो मिलना चाहिए प्रॉपर नहीं है, टॉयलेट प्रॉपर नहीं है। यानी ये क्या है, एक सोचने वाली बात है। बेसिक एमिनिटीज बात बोलते हैं ना, पीना पानी और टॉयलेट, दो चीज तो फैसिलिटी होना चाहिए। उसके बाद स्टाफ के लिए बैठने की जगह, स्टाफ को खर्चे की जगह, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करने की जगह। तो वो सब चीजों पे गवर्नमेंट के गौर करना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट मतलब में उंगली उठा रही है कि कुछ मुसलमानों ने सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा। मैं तो गवर्नमेंट को यही बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों पे आप जो उंगली उठा रहे हो उससे पहले आपके इस गिरेबान में झांको। जब मतलब मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के अंदर 25 साल से आप बैठे हो, आपने गुजरात के अंदर ऐसा वक्त में क्या काम किया, क्या बेहतर काम किया? जो काम किया होता तो लोग उसको पता चलता ना। आज वो बिल्कुल। ऐसा काम ही नहीं होता है, और आप लोग पूरे इंडिया लेवल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो बड़ी बड़ी बातें ना करें, प्रॉपर काम पे फोकस करके रिजल्ट दिया और रिजल्ट देके बात करें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो बात चलती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्टेट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलते हैं, आप फैक्चुअल डेटा लेके बताओ कि हमारे लिए क्या काम किया। हमारे लिए काम ही नहीं किया और फिर हमारे को बदनाम कर रहे हो, वो बहुत गलत बात है। तो मतलब ये उनके भी समझने की बात है, सिर्फ मतलब मैं बोलने से नहीं होता, और गलत नैरेटिव क्रिएट करते हैं। अभी जो वफ का एक्ट का ला रहा है उसको गलत नैरेटिव क्रिएट करके मतलब में लोगों को गलत फहमी लगाते हैं, और गलत फहमी में लोगों को गुमराह करके मतलब में काम करते हैं, वो गलत बात है क्या। गुमराही का एक बड़ा बड़ा सबूत मेरे सामने ही है कि सूफी अनवर साहब ट्रिब्यूनल के तीसरे सदस्य थे बतौर मुस्लिम, लेकिन उनको नए कानून का हवाला देके बैठा दिया गया, जबकि अभी तक नया कानून संसद में पारित भी नहीं हुआ, उस पर बहस हो रही है और नया कानून का हवाला देके गुजरात सरकार ने उनको बैठा दिया। अगर नया कानून लागू हो भी जाता है तो कितनी दिक्कतों का सामना मुस्लिम समुदाय के लोगों को और ख़ास तौर से ऐसी जो वक़्फ़ से जुड़ी संस्थाएँ हैं उनको हो सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत बड़ा जवाब भी हो सकता है मतलब मैं ये केस में, यानी मैं आपको उसको थोड़ा सा मतलब मैं फ्रेम कर सकने को कि आपने उसको पहले अभी वक्फ बोर्ड यानी वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट जो नवा जी, जी, गवर्नमेंट जी। ला रहे, उम्मीद नाम से कायदा ला रहे, उसकी आप बात कर रहे थे। उसके बाद के कायदे में आपने एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल आपने ये दिया कि मतलब में वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, 3 मेंबर में तीसरे मेंबर को उसके हवाले से मना किया। यानी वो टेक्निकली एक परसेप्शन क्रिएट करा गवर्नमेंट ने, लोगों ने भी। वो मतलब में कुछ अलग से वक्त से उनको जाना पड़ा, क्योंकि उसके लिए उनके पर कुछ इल्जामात लगे थे, और इल्जामात में गवर्नमेंट ने गलतियां करी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या, वो अपनी गलतियां को छुपाने के लिए ये एक स्टेट में अपने वो मौका लिया है, वो वाली बात है। मगर आपकी दूसरी बात में ये हैगा, जब कानून पारित नहीं हुआ है तो उसको आप इंप्लीमेंटेड कैसे कर सकते हो? बिल्कुल। तो ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की नीयत पे शक करता है। यानी वाली नीयत पे शक करने वाली बात है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की नीयत होता है कि भाई कानून पारित नहीं होने उससे पहले आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? आप चाहते हो कि बिना लॉ के तहत सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा तो बहुत कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा सब चीज आप क्यों दूसरी कोई जगह क्यों नहीं करते? जो मतलब में कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी इंडिया की गाइडलाइन, इंडिया के जीना है, जो कोई भी गवर्नमेंट के काम करना है वो एक बंधारण के तहत करता है, गाइडलाइन के तहत करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन कहा जाता है। तो ये गलती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन को कोई चैलेंज करे तो मतलब मैं डेफिनेटली गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को बैकअप करना ही पड़ेगा। एक चीज़, एक सवाल, आप एक लंबे वक़्त तक सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के साथ जुड़े रहे। बहुत सारे एजुकेशन से जुड़ी चीज़ें हो रही है, जैसे यूपीएससी और आईपीएस की तैयारी होती है, दूसरे कुछ ट्यूशन क्लासेस शुरू होते हैं। एक सवाल ये है
कि इस संस्था के साथ में जब एजुकेशन से जुड़ी बात आती है तो सरकार कुछ पैसा देती है, कुछ फंड देती है, कुछ बजट अलॉट करती है। क्या सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को कभी मिला? नहीं, देखो, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी ने गुजरात स्टेट के पास से कभी एक पैसा नहीं लिया। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी को गुजरात स्टेट के पास एवरी ईयर सिर्फ 2,000 रुपये मिलते थे। वो 2,000 रुपये एक लिविंग हेरिटेज बोलते हैं, अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज का सिटी का टैग दिया, उसके रिलेशन में मैं आपको बात करूंगा कि लंगर खाना चलता था। लंगर खाना चलाने के लिए जो मतलब में लिविंग हेरिटेज है, हेरिटेज को मतलब में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो लंगर खाना चलाना एक अहमदाबाद का मतलब पुरानी 600 साल पुरानी परंपरा है, अहमद साहब बादशाह वो परंपरा चलाते थे। सिर्फ उसके लिए एवरी ईयर 2,000 रुपये मिलते थे। अब 2,000 रुपये को डिवाइड करो 12 महीने से, महीने के 200 रुपये हो गए। यानी एक बिस्कुट खिलाने की बात चल रही थी, खाना नहीं। 200 रुपये में बिस्कुट नहीं मिलता, क्योंकि पूरा 30 दिन खिलाना है हाँ। और गरीबों को भीड़ में खिलाना है, एक इंसान को नहीं खिलाना है। मैंने आपकी वो भी वाली बात है, जी। ये मैंने इसके लिए हंसते हंसते एग्जाम्पल दिया, और वो भी नरेंद्र मोदी ने सीएम आने के बाद वो भी बंद कर दिया। यानी वो भी देते थे, मैं बोल रहा हूँ। और मतलब मैं ये भी मतलब मैं काफी दो मतलब मैं इतना कहूंगा कि मतलब तकरीबन मेरे को भी एक्सेक्ट डेट याद नहीं है, मगर 2006 7 8 से तरीके में बंद हो चुका है, ये वाली बात है। उसके अलावा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को 1 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला नहीं है। अच्छा, कितना कमेटी देती है नहीं, ये भी मैं आपको बस उसी पे आ रहा हूँ। जब गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड उनका खुद का है, उनके खुद के आदमी बैठे, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वहां 1 रुपया नहीं लगाती, तो वो ऐसे कैसे ट्रस्ट को कैसे देगी, वो वाली बात है। और अब दूसरा बात थी, मैंने खाली इसलिए मैं आपको बोला कि वो जवाब को मैं थोड़ा क्लैरिटी कर दूं, लोगों के सोच में मतलब मैं क्लैरिटी हो जाए उसकी वजह से। अब बात आती है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने एजुकेशन के पीरियड में क्या काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोग जब ट्रस्टी बन के आए, जब पर मंथ की अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आमदनी थी 63,000 रुपीज पर मंथ, और खर्च था 2.5 लाख रुपए पर मंथ। पैसा तो बचता नहीं था, तो मतलब हम लोग सोशल कॉस्ट तो कर नहीं सकते थे, काम नहीं कर सकते, पैसा था ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आने के बाद हमारी आमदनी रफली तकरीबन 16 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, और खर्च हो गया है 11 से 12 लाख के बीच में। तो मतलब मैं ये कह सकते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचता है। वो पैसा बचता है, उसमें से हम लोग लोगों की खिदमत कर सकते हैं। यानी उसकी वजह से आज हम लोग एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि लोगों की खिदमत दे सकते हैं। अब खिदमत को 2-3 नजर से देखी जाएगी। एक खिदमत है ज़कात के हकदार की, और एक ज़कात के हकदार नहीं है ऐसे लोगों के लिए। ज़कात के हकदार की खिदमत अब जब तक वक्फ कमेटी को पैसा मिलता था, अपने बचता था कि नहीं बचता था, वो वक्फ की लिल्लाह का फंड था, मगर ज़कात का फंड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को कभी तकलीफ ही नहीं थी। तो इसी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ऑलरेडी कायम से हेल्प करते रही है। अभी मतलब मैं इतना एग्जाम दूंगा कि वक्फ कमेटी क्या क्या काम करती है। एजुकेशनल काम की सिर्फ मैं बात करूंगा, दायरा तो बहुत बड़ा है, काम तो बहुत बड़ा करते हैं। एजुकेशन के काम के अंदर मतलब ज़कात के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो पहले ज़कात आती है उससे काफ़ी ज़कात आती है, और हमारा खर्च कम है, तो ज़कात सरप्लस आती है। तो सरप्लस ज़कात का हम लोग करते क्या कि अहमदाबाद की हर स्कूलों में जाते हैं, और हर स्कूल में बोलते हैं कि आपके पास यतीम बच्चों का लिस्ट दीजिए। यतीम बच्चों के लिस्ट में सिंगल पेरेंट चाइल्ड भी हम लोग लेते हैं, जो डाइवर्स लेडी होती है, तो मतलब मैं उनको भी मतलब इसमें लेते हैं। ऐसे बच्चों का लिस्ट बना के पूरे साल की हम लोग की स्कूल की फीस भरते हैं। एवरी ईयर तकरीबन 15 से 17 लाख रुपए उसमें हम लोग मतलब हेल्प करते हैं। एक उसके अलावा साहब माल नहीं है जो मतलब ज़कात के हकदार है, और ऐसे बच्चों प्रोफेशनल कोर्स में उनको एडमिशन मिल चुका हुआ है, तो ऐसे बच्चों को भी साल के 15 से 17 लाख रुपए एवरी ईयर उनकी फीस भरते हैं। ये दोनों के अंदर मतलब में ट्रांसपेरेंसी हमारी ये है कि ये कोई भी जगह पे हम लोग किसी को पेरेंट्स को या कोई को पैसा नहीं देते। सिर्फ मतलब में वो जो एजुकेशनल इदारे में पढ़ते हैं, वो एजुकेशन इदारों का नाम अकाउंट पे ही चेक जाता है। जैसा आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है पारुल यूनिवर्सिटी में, तो पारुल यूनिवर्सिटी के नाम से चेक जाएगा। आज अहमदाबाद की एफडी स्कूल में पढ़ रहे हो, या अहमदाबाद की मतलब में कोई दूसरी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो यतीम बच्चों का आएगा तो वो स्कूल के नाम का चेक जाएगा। ये हमारी एक ट्रांसपेरेंसी है। इसी वजह से लोग हमारे पे यकीन करते हैं और हमारे पे भरोसा करते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी पैसा आता है वो सही काम में लगता है। ये दोनों ज़कात के रिलेटेड में बात की। अब लिल्लाह का पैसा भी सरप्लस आया बचा, तो उसके लिए हम लोग ने अलग अलग काम किए हुए। उसके अंदर मतलब क्लास 3 और क्लास 4 के टाइप के मतलब में जो तैयारी होती है क्लास 2 क्लास 3 के लिए, उसके लिए मतलब क्लासेस चलते हैंगे। एक वो शिक्षा जो आपने बोला उसके बैनर के तहत मतलब में दूसरी 2 एक्टिविटी चलती है। एक अपने जजेस के लिए भी एग्जाम हुई तो उनके भी क्लासेस हम लोग ने चलाए। उसके अलावा यूपीएससी जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मैं यूपीएससी नहीं बोलूंगा, यूपीएससी बोलने के लिए हम लोग यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, तो बच्चा हर किस्म के फील्ड के लिए तैयार हो सके। वो फुल डे का कोर्स अपने यहाँ पे मौका रखा हुआ है, और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पुराने रिटायर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर है, वो हमारे साथ जुड़े। वो लोग भी उनने मतलब उनका वक्त ताउन कर रहे हैं। वक्फ कमेटी उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी
रेडी कर रही है। वक्फ कमेटी उसके लिए मतलब में जो रिसोर्सेज में जो पढ़ाने आते हैं बाहर की फैकल्टी, उनके लिए उनको सैलरी दे रही है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा आती है वो रखती है, और ये लोग वॉलंटरी काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के लेवल पर भी मतलब अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने बहुत कुछ काम किया हुआ है। ये एक सोचने वाली बात है, लोगों को बात है, यानी आप कंसर्न सही है कि लोगों को यही लग रहा है कि ये वाला काम तो कहीं रुक तो नहीं जाएगा। जी जिस तरह से हम लोग अभी मतलब मैं ट्रस्टी में से आज अपने मतलब में वक्त टेन्योर पूरा हो गया, वो हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो उसके सामने जो भी है वो ठीक नहीं, है। 18 साल का भी तो आपके यहाँ नियम है ना। अगर अब मैं देखो इसके लिए वो एक डिबेटेबल बात है, वही बात हम लोग ने मतलब उनको रखी, मगर हमने समझी नहीं। जिस तरह से आपने बताया उसको मैं थोड़ा इलाबोरेट करके समझाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि जी 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 आपने थोड़ा आइन पढ़ा होगा तो इसलिए आप बताएगा। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का आइन जब बना था, जब गवर्नमेंट ने आइन बनाया था, यानी लॉ के तहत कोर्ट के थ्रू आइन बना था। जी दूसरे सब जगहों के मतलब कॉन्स्टिट्यूट बोले, बंधारण बोलते हैं, आइन बोलते हैं, लोग लिख के बनाते हैं। जैसे आप हम दो बैठ गए तो हम दो बनाएंगे, तो हम दो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हम हमारे मफाद के बारे में सोचेंगे। जब यहाँ ये आइन बना था, ये कोर्ट के थ्रू बना था, तो उसने क्या हुआ, उसने किसी के पर्सनल मफाद नहीं थे, उसने बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत बढ़िया आइन बनाया हुआ है। वो आइन के तहत इस तरह से नक्की किया हुआ कि अहमदाबाद में से 9 ट्रस्टी, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के 9 ट्रस्टी होंगे। 9 ट्रस्टी में से हर 6 साल पे 3 ट्रस्टी जाएंगे, 1/3 ट्रस्टी का इस्तेमाल भी करते हैं और 3 ट्रस्टी का भी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि जिस तरह से इसका मतलब में क्या हुआ कि भाई हर एक भी ट्रस्टी आएगा तो 6 साल के बाद दूसरे 3 ट्रस्टी जाएंगे, 6 साल के बाद दूसरे 3 ट्रस्टी जाएंगे, 6 साल बाद दूसरे 3 ट्रस्टी जाएंगे। तो मतलब में कोई भी ट्रस्टी बनता है तो तकरीबन मैक्सिमम 18 साल की लिमिट तक रह सकना चाहिए, इसके मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो हिसाब से। तो आप जो बोल रहे हो वो यही है, बंधारण के आइन के अंदर यही बताया हुआ है कि कोई भी ट्रस्टी बनेगा तो मतलब में ज्यादा होगा। मगर अभी ये लोगों ने थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। मिस इंटरप्रिटेशन के अंदर जो कहा हुआ है हमारा और उनका मतलब है इंटरप्रिटेशन अलग है, वो उस पर भी बहुत नहीं जाना, क्योंकि हमारे ट्रस्टी में अब रहने की नीयत नहीं है, बढ़ना नहीं। मगर हमको आप जो बोलते हो वो कंसर्न हमारे को वो लग रहा है कि नीयत हमारी नहीं है, मगर हमारी नीयत ये भी है ना कि इतनी सालों से मेहनत की, उसको क्या है, उसको मतलब मैं ऐसे लोगों तक ना छोड़ जाए कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग आ जाए। तो हमारी नीयत वो भी साफ है कि हम चाहते कि आने वाले वक्त में ये ट्रस्ट के ट्रस्टी ऐसे लोग बने जो मतलब में हमने एक विजन से उसको एक लेवल पे पहुंचाया हुआ है, और उससे कौम की फलाहत हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है, और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल, यानी अभी मतलब में अभी हम लोग ने एक प्लान किया हुआ है, वो प्लान के अंदर आने वाले वक्त पे, जैसे अभी आपको मैं 16 लाख बताता हूँ, मतलब विद इन 2 महीने के अंदर हम लोग ने जो प्लान कर रहे थे, अभी हम लोग जो काम कर रहे थे, 2 से 3 महीने में दूसरे 5 लाख की इनकम बढ़ सकती थी। ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग करके रखे हुए भी, अब वो रुक जाएंगे। जी मगर यही चीजेगा कि आप सोचे खर्च, और मैं जिस तरह से बात करूंगा, आज मेरे पास मैं 100 रुपए कमाता हूं और 80 रुपए खर्च करता हूं, तो 20 रुपए का काम मैं सोशल, यानी कोई भी काम मैं कर सकता हूं। मैं 100 रुपए कमाता हूं, 120 का खर्च होगा तो मैं पैसा नहीं मैं लोगों की खिदमत नहीं कर सकता। आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वो लेवल पे पहुंच चुकी है कि जिसकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी, खर्च कम होंगे, तो वो पैसा के लिए इस्तेमाल होगा। और मैं इसको ये बता दूं कि खर्च ये, मैंने अब जैसे 2.5 लाख से आज 12 लाख रुपए पे पहुंचे खर्च, उसका भी एग्जाम्पल दूंगा कि उस वक्त पे एक इमाम की सैलरी जी तकरीबन, अभी एक बड़े इमाम का ही दूंगा एग्जांपल, अच्छा लगेगा इसके वो पॉइंट ऑफ व्यू। उस जमाने में हम लोग जब ट्रस्टी बन गया तो इमाम की सैलरी मुश्किल से 4-5 हजार रुपए थी। बिल्कुल। आज वो इमाम को पर मंथ 44,000 पर मंथ मिल रहा है। अच्छा, वो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ये भी है। नहीं, वो अलग बात है, मगर मैं लोगों को परसेप्शन वाइडन करने की बात करता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी पैसा आया है, तो पहला काम हम लोग ने क्या फोकस किया कि भाई हमारा इमाम, जिसका ईमान, जो मतलब मैं आज मैं मतलब मैं महीने जो 20,000 रुपए जो मेरा खर्च है और 10,000 कमाऊंगा, तो मैं 10,000 रुपए के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा, तो मेरा फोकस पूरा मेरी मतलब में जो काम पे नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग ने ये करा कि हमारे इमामों की सैलरी हम लोग ने बेहतरीन करने की कोशिश की। मैंने ये एग्जांपल मैं इसके लिए दे रहा हूं कि ऐसा ना लगे कि मतलब मैं सिर्फ सोशल कॉज पे काम कर रहे हैं। सोशल कॉज के काम के साथ हर पहलू पे काम कर रहे हैं, हेरिटेज पे भी काम कर रहे हैं, सोशल कॉज पे भी काम कर रहे हैं, मस्जिदों के लिए काम कर रहे हैं, कब्रस्तानों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मगर ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के इमामों की सैलरी तकरीबन 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में। लेकिन वही इमाम कुछ ऐसे हैं जिनको आप इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमें अलग कमेटी चाहिए, हम सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के साथ नहीं रहेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे? देखो, सच्चाई कितनी है वो आप क्वेश्चन करोगे तो उसका मैं डॉक्यूमेंट एविडेंस की बात करूंगा। वो लोगों ने आज से कम 5 या 10 साल पहले क्लियर कट वक्फ बोर्ड के लिख के दिया हुआ है कि भाई हम हमारे मस्जिद का मैनेजमेंट अलग चाहते हैं। तो सच्चाई की बात तो क्लियर कट लिखा हुआ डॉक्यूमेंट एविडेंस में, सच्चाई तो है, वो लोगों ने अपना मस्जिद का मैनेजमेंट अलग मांगा है। अच्छा, मस्जिद या उसके आसपास जो दुकान है वो भी? यानी सब, क्योंकि देखिए, यानी मस्जिद आपकी तो बात अल्लाह मैं का घर है, लेकिन माल तो दुकानों में है। यानी आपकी बात उसी पे मैं आता हूं जी कि उनका ये कहना है कि
एक मस्जिद का एस्टेट है, उसको मतलब में अलग करके दिया जाए। यानी वो आप जो बोलते हैं ना, आप थोड़ा कॉमन मैन को समझने के लिए थोड़ा इलाबोरेट करके आपने बताया, बिल्कुल सही बात जी। है। क्योंकि लोगों को वही लगेगा कि मस्जिद के मैनेजमेंट के लिए कोई को क्यों इंटरेस्ट होगा। तो वो है कि बात बरोबर है कि मतलब मैं भी दो तरह, अब उसको एग्जाम्पल को दो तरीके से बताऊंगा। पहले वो एग्जाम्पल के रिलेटेड बात करूंगा कि वो लोगों ने अलग मतलब में मंगा, तब उनको हम लोग यही कहते थे कि आपको अलग करने की जरूरत क्यों लगी, आपका क्वेश्चन ये है। तो दो इससे लोगों को मतलब में लगता है, पहला तो मतलब में जो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी सही काम कर रही है, कोई तकलीफें नहीं है, सिस्टम में चला रहा है, तो आपको क्यों अलग करने की जरूरत लगी। एक तो मतलब में वो होता है कि कितनी बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई उनकी मतलब में सोच ऐसा हो जाती है कि भाई हम हमारे पास पावर ले ले, और कितनी बार लोगों को पावर के साथ पैसा का वेस्टेड इंटरेस्ट भी दिखता होता है। तो अभी मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि कोई की नियत पे शक नहीं कर सकता, क्योंकि नियत कैसी है वो मैं कह नहीं सकता कि आदमी क्या सोचेगा, डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है मेरे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आपकी नियत खराब है, आपने कोई गलत गफला किया होगा तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपने गलत किया, तो इसलिए मैं उनको डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाता। मगर आपकी बातों पे से ऐसा था कि क्वेश्चन मार्क खड़ा तो होता है लोगों की नजर में, क्यों, आखिर क्यों, सही मैनेजमेंट हो रहा है, सही काम हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद आप क्यों चाहते हो। तो उसके लिए मैं यूं कहूंगा कि हमारे मगज में भी क्वेश्चन होता है दो तरीके से। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि शायद उनको मतलब में पावर चाहिए, या दूसरा क्वेश्चन होता है शायद कुछ पैसा चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद बड़ी है, पैसों में मस्जिद में मतलब में चंदा आता है, चंदा वक्फ वो लोग देता है, मस्जिदों के अखराजात के लिए लोग चंदा देते हैं, उनकी जवाबदारी है चंदा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में जमा कराना चाहिए, मगर लिमिटेड पे चंदा जमा करते हैं, 100 रुपए आते हैं, 50 रुपए जमा करते हैं। इसी वजह से आपकी जो बात है उस पर इनडायरेक्टली डॉक्यूमेंट्री सक जाता है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के लिए या फाइनेंशियल कुछ कंट्रोल के लिए तो नहीं चाहते। यानी वो मैं उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से नहीं देखता, मगर एक शक की गुंजाइश से देखता हूँ कि भाई आप ये कर रहे हो तो शायद ये करने के लिए सोच रहे होंगे। यानी आप जो बोलते हो उसकी तरह से मत लो, यानी वो उंगली उठती जाए और समाज में लोग सोचते जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों को भी सोचना होगा जब उनके मुंह पे कोई बोलता नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में लोग लुकिंग गुड में रह जाते हैं, मगर उनके पीठ पीछे तो लोग सोचते ही है। तो ऐसे इमाम को और ऐसे इमामों को सपोर्ट करने वाले लोगों को कहूंगा कि आपको आपको आपकी मिरर में आप खड़े हो जाइए और अल्लाह अपने आईने में खड़े होके, आईने के सामने खड़े होके आप कहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला अच्छा मानता होगा, या मेरी नीयत साफ है, मैं क्या कर रहा हूँ और समाज में इसका क्या परसेप्शन जा रहा बिल्कुल। जब है। जब नया कानून वक्फ बोर्ड कल आकर आ रहे हैं, नए कानून में एक होने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो तोड़ने की बात हो रही है, तो सवाल उठता ही है। लेकिन एक चीज ये भी जानना चाहता हूँ रिजवान साहब कि जो नए ट्रस्टियों की नियुक्ति वक्फ बोर्ड करेगी, उन ट्रस्टियों से आप क्या उम्मीद करते हैं, और क्या आप लोग जो अभी आपके ऊपर ये कार्रवाई की गई है उसको लेकर आप संतुष्ट हैं, या आगे कुछ इस पे काम करने वाले हैं? फिर से मैं कहूंगा इसमें दो क्वेश्चन है। जी, दोनों सवाल। दोनों का सवाल का जवाब दूं। एक मतलब मैं आपका कहना है कि भाई वक्फ बोर्ड ने अभी जो मतलब मैं एक्शन लिया हो उसके आप संतुष्ट है कि नहीं, जी। उसका जवाब इनडायरेक्टली मैंने अभी दिया हुआ है कि हम लोग मतलब में दो ऑर्डर किए हुए, तीसरे ऑर्डर में तो उसका कैसा है, अपने एक्शन प्लान नक्की किया हुआ है। एक ऑर्डर में बिल्कुल हमने उनने हमारे को क्लीन चिट दी हुई है, तो हम यूं नहीं कह सकते कि उसलिए हम संतुष्ट नहीं है उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने, क्योंकि उनने सच्चाई देखी और सच्चाई की राह पे डिसीजन लिया। दूसरा जो अपने जो डिसीजन लिया हुआ है वो डिसीजन नरोवा कुंजरो वाला डिसीजन है। इसी वजह से हम लोग अभी फिलहाल ऐसा मैसेज देना नहीं चाहते कि भाई उससे हम संतुष्ट नहीं है। क्यों? अदरवाइज समाज यूं सोचेगी कि हमको सिर्फ हमारे नाम की पड़ी हुई है, हमारे को तब उसके पीछे में पोस्ट की पड़ी हुई है, इसलिए अभी हम लोग ने कोई डिसीजन लिया हुआ नहीं है। मगर डेफिनेटली वो डिसीजन के पीछे, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन मार्क लोगों की नजर में खड़े हो रहे हैं, और उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। और उसके अंदर हो क्या रहा है कि मैं और बड़ा साहब है तो हम तो अपने पिछले 2 साल से मेंटली प्रिपेयर है, और हम लोग ने हर बार बोला हम लोग रिजाइन करने तैयार है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को मतलब मैं अभी शायद मैं 1.5-2 महीने पहले ही हम लोग मिले थे, जब भी हम लोग कह के आए थे कि हम लोग रिजाइन करने तैयार है। उनको फेस टू मुंह पे कह के आए हुए, उसी ने हमारे को मतलब रहना ही नहीं है हमारे दो को, तो हम लोग डिसाइड किया। मगर हमने जो 3 सिलेक्ट किए हुए लोग थे, वो 3 सिलेक्ट किए का किरदार अच्छा है, और हम लोग ने जो सिलेक्ट किया वो वक्फ की जो एक्ट के हिसाब से पूरी प्रोसीजर फॉलो की हुई है। तो वहां क्या गलती की, वक्फ बोर्ड के कहना चाहिए था ना कि आपने आइदर आपकी इलेक्शन प्रोसीजर जो फॉलो की है वो प्रॉपर फॉलो नहीं की है, या आपने जो मतलब मैं सिलेक्ट किया उसका किरदार सही नहीं है। ऐसा कुछ होता है ना, बिना वजह उनका टेन्योर पूरा होने से पहले उनको मतलब में बर्खास्त कर दिया, वो टेक्निकली गलत है। नहीं, अच्छा, आपको यहाँ मैं रोकूंगा कि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, अगर कुछ होगा काम करेंगे, अगर वक्फ बोर्ड इन ट्रस्टियों को इस तरीके से सेलेक्ट करती है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए वहाँ पे ट्रस्टी बना दिया जाए किसी एक खास पार्टी से जुड़े हुए,
क्योंकि अभी शाह आलम का मामला जो आया है उससे साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पार्टी के लोगों को शामिल किया जा रहा है। तब आप लोग एक्शन लेंगे कि भाई आप जो वक्फ के नियम है, जो कमेटी का नियम है, उससे अलग होके इस तरीके का काम कर रहे हैं, तब आप लेंगे कि तब भी नहीं लेंगे? नहीं, देखो मैं आपको बोलूंगा, जी। मैंने अभी नहीं बोला कि इसमें भी एक्शन नहीं लेंगे, इसमें भी हम सोच रहे। मैं आपको ये बोलूंगा एक्शन नहीं लेंगे, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं। अभी मैं पहले फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं, अब दूसरे स्टेज की बात कर रहा हूं। ये हुआ क्या आएगा मैं आपको जैसे बताऊं कि वफ के नौ ट्रस्टी फिर से ये जो पैनल नक्की किया उनके सिलेक्ट करना होगा। अब मतलब में क्या होता है, फिर से वाली बात मैं कहूंगा कि आज के जमाने में लोग मतलब में लोगों की नीयतें कैसी हो गई, लुकिंग गुड में रहते हैं। आज मैं आपको खुश करता हूं, किसी और को खुश करता हूं, पॉलिटिकल पार्टी के आका को खुश करता हूं, मेरे दोस्तों को खुश करता हूं, मेरे रिश्तेदारों को खुश करता हूं। वो खुशी के खुश करने के लिए मैं सच्चाई को मैं देखता नहीं हूं। यानी आप जो बोल रहे हो, आज डेफिनेटली अहमदाबाद के अवाम को दिमागों में ये है कि ये जो अपने 7 मेंबरान सिलेक्ट किए हुए, उस क्या 7 मेंबरान फेयर नौ ट्रस्टी सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो क्वेश्चन है। और वो 7 मेंबरान को मैं अभी मतलब मैं आपके मातहत मतलब मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि उनके भी यही सोचना है कि फाइनली वफ क्या है। वफ प्रॉपर्टी है, जिस मालिक है उसका मालिक है अल्लाह ताला। यानी आप जो कुछ भी डिसीजन लोगे, वो डिसीजन आप अल्लाह ताला के जो मतलब मातेहात जो इदारे चल रहा है, यानी जो मतलब वक्फ प्रॉपर्टी मस्जिदें चलनी चाहिए, कब्रस्तान चाहिए, उसके डिसीजन ले रहे हो, उसके मुतवली को सिलेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लुकिंग गुड में आप सिलेक्ट करोगे, गलत काम करोगे तो वो गलत हो जाएगा, अल्लाह ताला तो नाराज ही होगा। और उसको मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा कि जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सवाब जारिया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। भाई हम ऐसा काम करें सवाब जारिया हो, कि हमारे मरने के बाद भी, जाने के बाद भी वो काम का सवाब मिलता रहे। तो मैं यहाँ वही 7 मेंबरान को एक मैसेज देना चाहूंगा, सवाब जारिया की तरह सवाब अजाब ना बन जाए। मैं कभी ऐसे 7 मेंबर में से कोई मेंबर का कहीं भी गलत नीयत होगी और गलत ट्रस्टी को सिलेक्ट करके जो बिठा देगा और वो गलत काम करेगा तो उसका अजाब आप पे आएगा। रिजवान साहब, एक लंबे वक्त से सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को टारगेट बनाया जा रहा है, वो चाहे चार तोला मामला हो या दूसरे कई मामले हो। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग एक साजिश के तहत काम कर रहे थे, इस पूरी संस्था को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे? कैसे? यानी मैं आपको यही बोलूंगा कि मतलब मैं वेस्टेड इंटरेस्ट जाति मफाद लोगों के होते हैं। यानी आपके बात को पहले यूं मैं बताऊंगा कि डेफिनेटली कितने लोगों को मतलब मैं हम अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? क्यों जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं हम लोग ने जो डिसीजन लिया वो सच्चाई की राह पे डिसीजन लिया। आप जैसे मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त के तहत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरे साथ कुछ डिसीजन मांग रहे हो, मगर वो वफ के तहत दायरे में नहीं आता है, गलत होता है, तो मैं आपके फेवर में डिसीजन नहीं लूंगा, तो आप मेरे से दुश्मन हो जाते हो। इसी तरह से मतलब में लोग काफी हमारे दुश्मन भी बने हुए हैं, मगर वो हम लोग ने सच्चाई की राह पे ले उससे दुश्मन बने हुए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों की तादाद तो बनने वाली है, मगर कितने, आप मतलब मैं कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले नहीं हो, मगर वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों ऐसे सिर्फ 2-4 लोग हैं जो सिर्फ अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के, उनकी नीयत मतलब मैं मेरा ऐसा मानना है कि उनकी नीयत अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कम है, हमारे पर्सनल उनको ज्यादा लग रही है। जैसे मतलब अना कह सकते हैं ना कि उनको मतलब मैं हमारे से क्या पता क्या मतलब मैं उनके दिमाग में होगा कि मतलब मेरा वक्फ कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा नहीं पसंद नहीं आ रहा, या हम जो अपने काम कर रहे हो पसंद नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं। वेस्टेज इंटरेस्ट वाले लोग ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आपने चार तोड़ा कब्रिस्तान की बात की, अब चार तोड़ा कब्रिस्तान को खाली करने की मुहिम करेंगे तो वहां के रहने वालों को पसंद नहीं जाएगा। अब ऐसे लोगों का वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी इसी वजह से। और फिर मतलब में कैसे होता है, कितने लोग होते हैं वो मतलब में पॉलिटिकल पावर वाले लोग होते हैं, कितने लोगों के पास पैसा होता है तो उसका पॉलिटिक्स का पावर का, और मीडिया वालों को भी मतलब में जैसे आप जानते हो मतलब उनको भी उनके तरफ से खरीद लेते, समझाते, पॉलिटिकली प्रेशर क्रिएट करते, जो ऑलरेडी दिख रहा है पूरा में। तो ऐसा ही हुआ है, तो इसलिए सुर्खियों में कायम रहती है कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया हुआ है कि काफी बार मैंने वक्फ बोर्ड को एक बार यही बोला था, मैंने बोला था कि हम लोग इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, इतना बड़ा बुरा काम कर रहे हैं, तो हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन करने वाला सिर्फ एक ही बंदा क्यों है? हम लोग जो बड़े 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 घोटाले करते होंगे तो 100 बंदे होंगे, 1000 बंदे होंगे, लाखों बंदे होंगे जो कहते होंगे ये लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक ही बंदा क्यों, या एक ही टीम जो 4-5 बंदों की टीम क्यों? तो वो क्वेश्चन इसी बात आती है। और फिर ऐसे जब जब वो लोगों को पता चला तो वो लोगों ने दूसरे लोगों का नाम का इस्तेमाल करना चालू किया, ऐसे लोगों को मतलब में मतलब भड़काना, बलगराना चालू करा। अच्छा, बतौर ट्रस्टी या बतौर अध्यक्ष कई मामलों में भी आप फंस चुके हैं, जैसे चार तोला वाले मामले में आपके खिलाफ भी एफआईआर की कोशिश की जा रही थी। अब आप अध्यक्ष नहीं है, क्या वो चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि जब आप एक संस्था के अध्यक्ष थे तब चीजें अलग थी, लेकिन आप अब एक आम आदमी हैं, तो वो चीजें आपको कितना परेशान करेंगी?
देखो, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में मतलब मैं जो कुछ भी काम किया, जो कुछ भी तकलीफ़ें फ़ेस की हुई है, वो सच्चाई की राह में फ़ेस की हुई है। यानी बेशक हम लोग मतलब मैं जो काम कर रहे थे वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के दायरे में रह के दायरे के साथ में काम कर रहे थे। उसके में से लोगों ने अलग-अलग इल्ज़ामात देने लगाने की कोशिश करी, सब कुछ किया। मैं सच था और अल्लाह ताला को जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला किसी को तो मतलब मैं अपने इज्जत देना चाहता है तो उसको इज्जत देता है, जिसको रुसवाई देना चाहता है रुसवाई देना चाहता हैगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो ये अल्लाह ताला से यही पूरी अपने उम्मीद है और पूरी यही मतलब मेरा ईमान है कि मैं सच हूँ तो अल्लाह ताला मेरे को पूरा साथ देगा। ठीक, आज भी मैं मतलब मैं पूरा अल्लाह ताला पे ये ईमान रहेगा, मेरा यकीन हैगा कि मतलब मैं अल्लाह ताला की तरफ से मेरे को पूरी मदद मिलती रहेगी, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया हुआ है, अच्छी नीयत से काम किया हुआ है। कभी भी मेरे काम के अंदर कोई वैसे इंटरेस्ट आया हुआ नहीं है। इसलिए मैं मतलब मैं उससे मेरे को बहुत कोई फ़र्क पड़ता नहीं हूँ कि आज कोई ट्रस्ट में मैं मेंबर हूँ कि नहीं मेंबर हूँ। उसके बाद तो मैंने ये भी सोचा हुआ है कि कोई आज के बाद ऐसा बोलेगा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का एक्स मेंबर है या एक्स प्रेसिडेंट है, तो मैं वो उसको भी क्रॉस करना चाहता हूँ, वो मैं भूल ही जाना चाहता हूँ लाइफ में। जो काम किया था वो काम कर लिया, उसको भूल जाना है। मैं आज नहीं चाहता हूँ कि मेरे को कोई मतलब मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट के हिसाब से पहचाने। मेरे को सिर्फ सिर्फ रिजवान कादरी आर्किटेक्ट, रिजवान कादरी एक अच्छा बंदा इसी तरह से पहचाने, उसके अलावा मैं मेरी कोई पहचान नहीं चाहता। ये थे रिजवान कादरी, जिन्होंने अपने दिल की बात कही, लेकिन साथ ही साथ जब आदमी किसी चीज को शिद्दत से चाहता है और उसके बाद उसको वहीं से रुसवाई मिलती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द होता है, एक जख्म होता है। उनकी आखिरी बातों से ये साफ झलक कर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस छोटे से पेड़ को इन्होंने पौधा बनाया, पानी दिया, क्या वो पेड़ एक बार फिर से हरा होगा, या वक्फ बोर्ड नाम का जो कीड़ा है कुछ ऐसे दीमकों को इस संस्था में डाल देंगे जो दीमक की तरह इस हरे भरे पेड़ को खोखला बना देंगे, और उसकी वजह से तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा।